हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारी निरंतर वीडियोस आप लोगों को मिल रही हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एजेंसी के बारे में, अभिकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एजेंसी होती क्या है, यानी कि अभिकरण कहते किसे हैं, ये क्या है, इसको हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके रिगार्डिंग प्रोविजन कहाँ पर हैं। आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसके रिगार्डिंग प्रोविजन कहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहली बात हम ये जानने की जो है कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेक्शन 182 को देखते हैं, जो एजेंट एंड प्रिंसिपल को डिफाइन करता है, यानी कि जो मालिक और अभिकर्ता को बताता है। तो बेरक को सामने रखते हुए एकक शब्द को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में अपनी ये बात बता रहा हूं कि आपका जितनी अच्छी कमांड बेयर एक्ट पर होगी, आप इतने ही कानून के महारथी होंगे। यदि आपको बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आता, आपको बेयर एक्ट समझना नहीं आता, तो आप लॉ को रट सकते हैं, लेकिन लॉ को आप कभी भी जो है समझ नहीं सकते। और जब तक आप लॉ के मर्म को नहीं जानोगे, इसकी सार को नहीं जानोगे, जब तक कानून पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेयर एक्ट है, इसका हमें इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश पढ़ने से मतलब नहीं है, बल्कि यह है कि इसके एक एक शब्द का अर्थ जानना चाहिए। इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या इसका मीनिंग है, कैसे इसका अर्थ निकलेगा, इसको पढ़ना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम देखते हैं सेक्शन 182 को। यह कहता है एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड, यानी कि इसके मार्जिनल नोट से हमें यह पता चला कि जो सेक्शन 182 है ये दो चीजों की डेफिनेशन देता है। यानी कि एक तो ये बताता है कि प्रिंसिपल कौन है ना, प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा है, और साथ ही किसको डिफाइन कर रहा है, ये एजेंट को डिफाइन कर रहा है। तो ये कहता है एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। यानी कि कहता है एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। यानी कि एजेंट जो है वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए और टू रिप्रेजेंट अनदर, या किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। यानी कि एजेंट जो है वो पर्सन होता है कि जो किसी अन्य की तरफ से कोई कार्य करने के लिए या किसी अन्य का प्रतिनिधित्व किसी तीसरे पक्ष से करने के लिए, किसी थर्ड पर्सन से किसी अनोदर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपॉइंट किया गया है। यानी कि इसमें सीधी सी बात कही कि अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए, किसी अन्य की ओर से कार्य करने के लिए कैसे कोई किसी अन्य की ओर से काम करेगा। सपोज करो ए है, ए का ये प्लॉट है, ए के ये बहुत सारे प्लॉट हैं। ए ने अपॉइंट कर दिया किसको, बी को, कि भैया आप इन सभी प्लॉटों को सेल कर दो। आप इन सभी प्लॉटों को, जितने भी प्लॉट्स हैं, आप इन सभी प्लॉट्स को क्या कर दें, सेल कर दें। तो ए की तरफ से कोई एक्ट करने के लिए जब एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, कहता है इसमें कि एन एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। यानी कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे की तरफ से कार्य करने के लिए अपॉइंट किया गया हो, जैसे ए ने अपनी तरफ से एक्ट करने के लिए, कार्य करने के लिए बी को अपॉइंट किया, और क्या कहता है, टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन से डीलिंग करने के लिए अगर जो कोई पर्सन ये कहता है कि मेरे रिप्रेजेंट करना किसी थर्ड पर्सन से डील करते हुए। सपोज करो ए है, ए का जो है अपना एक बिजनेस है, ए का अपना एक बिजनेस है। ए ने जो है बी को अपॉइंट किया कि जाओ सी से जो है सामान उठा लाओ। तो ए की तरफ से कौन काम कर रहा है, बी, और बी जो है सी के सामने जाकर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो बी क्या कहलाएगा, ये एजेंट कहलाएगा। तो कहता है कि अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से, जैसे ए की तरफ से बी काम कर रहा था, कोई कार्य करने के लिए या
पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, पर व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन है सी, और इससे जो है ए की तरफ से कौन काम कर रहा है, बी। तो कह रहा है कि या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है वह मालिक कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति अपनी तरफ से, अपनी ओर से या अपने बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है कि जाओ आप मुझे रिप्रेजेंट करना या मेरी जगह काम आप करना, तो जिस व्यक्ति ने अपॉइंट किया है वो क्या कहलाएगा, वो प्रिंसिपल कहलाएगा। और जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है वो क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा। तो कहता है द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी कि जिस पर्सन की तरफ से कार्य किया जाता है या जिस पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे सपोज करो ए ने बी को अपॉइंट किया कि ये मेरे प्लॉट्स हैं, आप इन प्लॉट्स को बेच देना। तो भैया ए की तरफ से इन प्लॉट्स को कौन सेल कर रहा है, बी कर रहा है। तो ए जो है, ए कहलाएगा प्रिंसिपल और बी कहलाएगा एजेंट। बी कहलाएगा एजेंट यानी कि अभिकर्ता। इसी के साथ जब आप सेक्शन 183 को डिस्कस करेंगे तो सेक्शन 183 को जब देखेंगे तो कहता है कि हु मे एम्प्लॉय एजेंट, यानी कि एजेंट को कौन अपॉइंट कर सकेगा। कहता है कि हु मे एम्प्लॉय एजेंट, अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा। तो कहता है कि एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। तो सीधी सी बात यह है कि जो पर्सन एजेंट को एम्प्लॉयड कर रहा है तो पहली चीज उसको मेजर होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। और मेजर के लिए जो हमारा मेजोरिटी एक्ट है वो क्या कहता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है वो क्या कहलाएगा, वो भैया मेजर कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए। और एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि जब उसको 21 ईयर्स में जो है मेजर माना जाएगा। अगर जो किसी बच्चे के लिए गार्जियन अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चा जो है 21 साल की उम्र में जो है मेजर माना जाएगा। तो ये कहता है कि एनी पर्सन हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, कि जो इज एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, यानी कि जोन सा कानून उस पर लागू होता है उस कानून के अंतर्गत उसने क्या करा हो, एज ऑफ मेजोरिटी को जो है प्राप्त कर लिया हो, यानी कि वो वयस्क हो गया हो। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, और कैसा होना चाहिए, उसको साउंड माइंड होना चाहिए। और साउंड माइंड क्या है, साउंड माइंड को देखने के लिए आपको सेक्शन 12 देखना पड़ेगा। सेक्शन 12 क्या कहता है भैया, साउंड माइंड का सीधा सा मतलब ये है कि उस व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाएगा कि जब अगर जो कोई भी पर्सन किसी भी एक्ट को कर रहा है वो उस एक्ट के नेचर को जानता हो और उसके इफेक्ट को जानता हो तो वो क्या कहलाएगा, वो साउंड माइंड कहलाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन जो जिस टाइम वो कोई एक्ट को कर रहा हो तो वो उस एक्ट के बारे में जानता हो कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर दो चीजों को देख लेना तो इसका मतलब क्या है, वो साउंड माइंड है। मैं एम्प्लॉय एंड एजेंट, तो वो क्या कर सकता है, अभिकर्ता जो है नियुक्त कर सकता है, नियोजित कर सकता है। यानी कि इसमें सीधी सी बात ये कही कि कौन पर्सन एजेंट को एम्प्लॉयड कर सकता है, कौन व्यक्ति जो है अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा। तो इसमें सीधी सी बात कह दी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मेजर हो और साउंड माइंड हो, जो बालिग हो, जो वयस्क हो और स्वस्थ मस्तिष्क का हो, वो क्या कर सकता है, अभिकर्ता को जो है अपॉइंट कर सकता है। तो कहता है कि अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा, धारा 183। तो वो कहता है कि वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है, यानी कि कहता है कि वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है, यानी कि जिसके वह अध्यधीन का मतलब है कि जो एज ऑफ मेजोरिटी को बताती हो, जो लॉस पर लागू होगा, प्राप्त वह हो। प्राप्त वह का मतलब है कि वो बालिग होना चाहिए, मेजर हो और स्वच्छित हो। स्वच्छित से मतलब साउंड माइंड। और स्वच्छित के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो वो एक्ट कर रहा हो, जो वो कार्य कर रहा हो, वो उस कार्य को जानता हो और साथ ही साथ उसके इफेक्ट को भी जानता हो, अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा। तो यानी कि इसकी अगर जो हम सीधी सी बात देखें तो ये कहा मालिक कौन हो सकेगा, तो भैया मालिक तो वो हो सकेगा जो मेजर है और साउंड माइंड है। और फिर कहता है कि हु मे बी एन एजेंट, कि भैया
अभिकर्ता कौन हो सकेगा? अब तक तो हमने प्रिंसिपल को देख लिया कि उसको साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। तो कहता है एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट। एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में ये जो थे दोनों, ये प्रिंसिपल था और ये थर्ड पर्सन था। एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट, कोई भी व्यक्ति जो है अभिकर्ता हो सकेगा, बट नो पर्सन हु इज नॉट द एज ऑफ मेच्योरिटी एंड साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड नहीं है और जो मेजर नहीं है, वो जो है एजेंट जो है नहीं हो सकता। सो एज टू बी रेस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रोविजन इन दैट बिहाफ हेयर इन कंटेंट। इसमें भी बहुत सीधी सी बात ये कह दी कि प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में कोई भी पर्सन एजेंट हो सकेगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसको साउंड माइंड और उसको जो है मेजर होना चाहिए। तो जैसे प्रिंसिपल, साउंड माइंड और मेजर होना चाहिए, इसी तरीके से एजेंट को भी साउंड माइंड और क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। तो कहता है कि अभिकर्ता कौन हो सकेगा? तो कहता है कि जहां तक कि मालिक और परव्यक्तियों के बीच का संबंध है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकेगा। यानी कि मालिक और जो परव्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, उसके बीच में कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, अभिकर्ता हो सकेगा। किंतु कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त हुए मतलब जो मेजर ना हो, जिसके 18 साल की उम्र ना हो और स्वस्थ व चित्त ना हो, साउंड माइंड ना हो, अभिकर्ता ऐसे ना हो सकेगा कि वह अपने मालिक के प्रति तन्निपित एतमिष्ट अंतर्वित उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो। यानी कि सीधी सी बात ये कहा कि जिस तरह से प्रिंसिपल को साउंड माइंड और मेजर होना जरूरी है, इसी तरीके से एजेंट को भी साउंड माइंड और मेजर होना जो है जरूरी है। 185 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहता है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, कि किसी एजेंसी को क्रिएट करने के लिए, किसी अभिकरण की स्थापना करने के लिए, किसी अभिकरण को सृजित करने के लिए किसी कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें सीधी सी बात कहता है कि अभिकरण के सर्जन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं होगा। यानी कि अगर जो कभी भी मालूम कर लिया जाए कि क्या इसके लिए जो है कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए या एजेंसी के लिए या क्रिएशन ऑफ एजेंसी के लिए क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, तो किसी कंसिडरेशन की जो है कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और याद रखना, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 189। ये कहता है कि एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, कि इमरजेंसी में एजेंट की अथॉरिटी क्या है, अभिकर्ता का प्राधिकार क्या है। तो इसमें सीधी सी बात ये कहा, यानी कि अगर जो कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो ऐसी इमरजेंसी में एजेंट को उसी तरीके से अपने मालिक को नुकसान से बचाने के लिए कार्य करना चाहिए जिस तरीके से एक मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति उस परिस्थिति में अपने मामले में करता। मिसाल के तौर पे अगर जो मुझे जो है एक व्यक्ति है ए ने जो है बी को अपॉइंट किया कि ये मेरा राइस है, इस राइस को जो है मार्केट में सेल कराओ, लेकिन पता चला कि बी जो है जैसे ही चावल को लेकर मार्केट में निकला तो आधे रास्ते पर ही बहुत तेज आंधी वर्षा होना स्टार्ट हो गई। तो ऐसे में इसकी अथॉरिटी क्या है, तो ऐसे में इसकी अथॉरिटी ये है कि सपोज करो ये ए का सामान ना होता बल्कि ये बी का ही सामान होता, तो जो बी अपने सामान को बचाने के लिए अगर ये माल इसका अपना ही होता, जो कदम ये उस टाइम अपने माल की दशा में उठाता, इसी वही कदम जो है ये अपने मालिक को नुकसान से बचाने के लिए उठाए। तो इसमें कहता है एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, तो कहता है एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। तो कह रहा है कि an agent has authority is an emergency, कि एजेंट का जो है इमरजेंसी में वही प्राधिकार है टू डू ऑल सच एक्ट्स, ऐसे सभी कार्य करने का प्राधिकार है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए, लॉस से बचाने के पर्पज से जो है वो सभी वो एक्ट्स की अथॉरिटी है एज वुड बी डन बाय ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जैसा कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के द्वारा एक्ट किया जाता इन हिज
ऑन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस। तो इसमें कहता है कि अभिकर्ता को आपात में यह प्राधिकार है कि हानि से अपने मालिक की संरक्षा यानी कि हिफाजत करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने मामले में वैसी ही परिस्थिति में करता है। यानी कि एजेंट्स की ये अथॉरिटी है कि अगर जो कभी भी इमरजेंसी आ जाए तो वो उन सभी काम को कर सकता है कि जैसा कि एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने माल की अपने सामान की हिफाजत के लिए करता है, उन सभी कदमों को उठा सकता है। सपोज करो ए ने एजेंट अपॉइंट करा बी को कि जाओ कलकत्ता से बंदरगाह के रास्ते मेरे लिए सामान ले आओ। जहाज में सामान लदा हुआ है, लेकिन सामान जहाज में बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से क्या लगता है, जहाज हिचकोले लेने लगा और ऐसा लगता है कि जहाज डूब जाएगा। लेकिन अगर जो कुछ माल समुद्र में फेंक दिया जाए, पानी में फेंक दिया जाए, तो हो सकता है कि जहाज को जो है बचा लिया जाए, माल नुकसान होने से जो है बच जाए। और तो ऐसे में अगर जो ए ने अपॉइंट करा है बी को, तो बी को अथॉरिटी है कि अपने मालिक को बचाने के लिए वो हर काम करे जो वो कर सकता है, यहाँ पर जो है वो उसकी हिफाजत करे। तो इस तरीके से हमने ये देखा कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी। इसी क्रम को, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए कि निरंतर वीडियोस आती रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले भी वीडियोस में बताया कि सीसीएस के एग्जाम जो हैं 2 या 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, सभी के एग्जाम हैं। कोशिश करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी को कवर कराया जाए। अगर जो किसी पर्सन को या किसी बच्चे को नोट्स रिक्वायर है तो वो मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। जितनी भी हेल्प होगी वो हो जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।